बस मुझे फाइनेंसिंग में एक डाउट था। हाँ, मैं एक बार ये ऑपरेटिंग का एक ये फिनिश करती हूँ एंड देन वील कम अप टू द डाउट्स। ओके, चलो हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या ढूंढना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैं आपको जस्ट एक चीज बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आपको रिमाइंड करती हूँ, और ये ध्यान रखना तो आपका क्वेश्चन बहुत फटाफट इजी वे में निकल जाएगा। देखो, यदि लाइबिलिटी ये 2017 है, 17 इज प्रीवियस ईयर, बराबर है। ये 2018 है, 18 इज करंट ईयर। तो 17 प्रीवियस ईयर है, 18 करंट ईयर है। ठीक है, 17 प्रीवियस ईयर है, 18 करंट ईयर है। तो 17 प्रीवियस ईयर, 18 करंट ईयर। अभी क्या करेंगे, याद, ये वाली ट्रिक याद रखो। यदि करंट एसेट, यदि करंट एसेट्स, सीए मतलब करंट एसेट्स, देखो यदि करंट एसेट्स लास्ट ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करेंगे, यदि करंट एसेट्स लेस हो रहे हैं तो उसको ऐड कर देना। ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि करंट एसेट्स लेस हो रहे हैं तो उसको ऐड कर देना। यदि करंट एसेट ऐड हो रहे हैं तो उसको लेस कर देना। यदि करंट एसेट लेस हो रहे हैं तो उसको ऐड कर देना, यदि करंट एसेट ऐड हो रहे हैं तो उसको लेस कर देना। दूसरा, यदि करंट लायबिलिटी की बात करूं, करंट लायबिलिटी में सीधा सीधा ही जाना। करंट लायबिलिटी लेस हो रही है तो उसको, करंट लायबिलिटी लेस हो रही है तो उसको लेस करना, और करंट लायबिलिटी ऐड हो रही है तो उसको ऐड करना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यदि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यदि आपने ये ध्यान नहीं दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये रूल को आपने ब्रेक कर दिया, तो रूल को यदि ब्रेक किया तो सम सही पे कैसे पहुंचोगे। मैं वापस रिपीट करती हूँ, करंट एसेट्स में उल्टा जाना। करंट एसेट्स यदि आपके लेस हो रहे हैं, दैट इज कम हो रहे हैं, तो उसको ऐड करना। फिर करंट एसेट्स यदि बढ़ रहे हैं, दैट इज ऐड हो रहे हैं, तो उसको लेस करना। एंड ऑपोजिट जाओ, अभी लाइबिलिटी में सीधा सीधा रास्ते में जाना है। करंट एसेट्स लेस हो रहे हैं तो उसको लेस करो, आई मीन करंट लाइबिलिटी यदि लेस हो रही है तो उसको लेस करो, करंट लाइबिलिटी ऐड हो रही है तो उसको ऐड करो। ये 1 मिनट में याद करो, फिर सम करेंगे हम लोग। हो गया ये लर्न, सम करना स्टार्ट करें। देखो, कंप्यूट कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। P&L balance 2017 1,20,000 and 2018 1,10,000। ठीक है, तो 17 का आप देखो 1,20,000 था और ये 18 का 1,10,000 है। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट हुआ है टोटल की लॉस हुआ है? क्या लगता है आपको? आपने बढ़ा है P&L बैलेंस कि P&L बैलेंस घटाया है आपने? कम हो गया है। कम हो गया है, कम हो गया है, इसका मतलब लॉस है ना। तो हमारा नेट लॉस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। नेट लॉस, नेट लॉस कितना है? 10,000, दैट इज -10,000। वर्किंग नोट में आप दिखाना इसको, कैसे दिखाओगे वर्किंग नोट में? कैलकुलेशन ऑफ नेट लॉस, P&L का बैलेंस 18 में 1,10,000 है और 17 में 1,20,000 है, तो ये 10,000 का लॉस हुआ। 120 से 110 पे आ गए, 10,000 का लॉस हुआ। So we start calculation of cash from operating activities for the year ended 31st March 2018.
ठीक है, नेट लॉस 10,000 है, ऐड करिए कुछ चीजें, लेस करिए कुछ चीजें, और हम लोग फाइनली विल रीच टू कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अब एक एक चीज को स्कैन करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, देखो ट्रेड रिसीवेबल कितना है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल पहले तो ये बताओ करंट एसेट्स होता है कि करंट लायबिलिटी होता है? करंट एसेट। ठीक है ना, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होता है, सबको ही पता है। लास्ट ईयर 62,000 था, अभी 50 है, तो ये कम हुआ कि ज्यादा हुआ? 62 से 50 कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ। कम हुआ ना, कम हुआ। करंट एसेट्स लेस हो रहा है। करंट एसेट्स यदि लेस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, बराबर है ना? तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स हमेशा ऐड होगा, ऐड करो डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड करो, क्या ऐड करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड करो ट्रेड रिसीवेबल। कितना? 62 माइनस 50, 12,000। तो अभी ये ऐड में आ गया हमारा 12,000। नेक्स्ट पे जाते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। पहले बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट करंट एसेट्स है या करंट लायबिलिटी है? आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? करंट लायबिलिटी है ना, इट इज करंट लायबिलिटी। एनीथिंग जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं वो करंट लायबिलिटी। पहले 42 थी, अब 24 है, तो करंट लायबिलिटी कम हुई है कि ज्यादा हुई है? कम हुई। तो करंट लायबिलिटी यदि लेस होती है, करंट लायबिलिटी यदि लेस होती है तो हमको लेस ही करना है ना, तो हम लेस पे आ जाएंगे। लेस क्या? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। 42 और 24 कितना है डिफरेंस? 42 और 24 आउटस्टैंडिंग रेंट का। 42,000 माइनस 24,000, 18,000। तो 18,000 हम लोग को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्स एसेट्स में आती है ना गुडविल, और हमारे को यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करना है वो सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ही करना है। गुडविल 76,000 और 80,000, 76 और 80, 4 का गैप है, लेकिन मेरे को यहाँ पे गुडविल का कुछ भी नहीं करना है क्योंकि वो फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स नहीं है। यदि तुमने इसका भी एडजस्टमेंट कर दिया तो तुम्हारा सम ही रॉन्ग हो जाएगा। फिक्स एसेट्स को करंट एसेट्स में क्यों लेकर आए? इसलिए गुडविल का कुछ मत करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नहीं तो फिर से फंसोगे। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। कोई इंश्योरेंस का एक्सपेंस आपने पहले पे कर दिया, मुझे सिर्फ इतना बता दो ये करंट एसेट्स है कि करंट लायबिलिटी है? प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स है। तो अभी देखो 4,000 था, 4 की बजाय 8 हो गया, तो करंट एसेट्स बढ़ रहा है, करंट एसेट्स ऐड हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे, बराबर है। करंट एसेट्स ऐड हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो लिखो लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस। $4,000,
ठीक है। अब ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल करंट एसेट्स होता है कि करंट लायबिलिटी होता है, पहले ये बताओ। करंट लायबिलिटी। ओके, ट्रेड पेएबल इज करंट लायबिलिटी। 38 से 26 हुआ है, ये करंट लायबिलिटी कम हुई है कि ज्यादा हुई है? से 26 ऑब्वियसली कम हुई है ना, तो ये कम हुआ है, दैट इज लेस हुआ है। करंट लायबिलिटी जब लेस होती है तो हमको लेस ही करना है, तो लेस करो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या है ये? ट्रेड पेएबल, लिखो ट्रेड पेएबल। तो यदि सिंपल सी बात आपको याद रह जाए तो ये सम कितना इजी है, 38 माइनस 26 करेंगे तो 12 है, ठीक है। तो अब देखो 10 में से ऐड करना है, -10 में ऐड करना है 12, तो प्लस का 2000 बचेगा आपके पास। अब प्लस के 2000 में से लेस 18, लेस 4 एंड लेस 12, तो कितना आता है? -10 आने वाला है, क्योंकि प्लस में तो सिर्फ 2000 है, बाकी सब माइनस में है। -18, -4, -12, कितना हो रहा है? -32। 32, -32, -32। तो ये क्या होगा? कैश, अब क्योंकि ये माइनस में है तो कैश यूज्ड इन, यदि प्लस में होता तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख दे, लेकिन ये तो माइनस में है, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, करंट एसेट्स लेस करो तो ऐड होगा, करंट एसेट्स ऐड होंगे तो लेस होगा, और करंट लायबिलिटी में स्ट्रेट ही जाता है, करंट लायबिलिटी लेस होगा तो लेस होगा, करंट लायबिलिटी ऐड होगा, मतलब प्रीवियस ईयर को कंपेयर करते हुए करंट ईयर में करंट लायबिलिटी बढ़ी है, ऐड हुई है, तो ऐड ही होगा। ये सम समझ में आया कि नहीं, इज माय क्वेश्चन। क्या सबको आ गया है ये? जाया। हाँ मैं समझ गया। ओके, तो हम 1 मिनट, यदि आपने नहीं किया है तो कर लो, फिर नेक्स्ट सम पे जाते हैं। तो फिर ये रूल जो आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का लिखा है, ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होगा कि फिर सब में होगा? हाँ हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ना। तो मतलब ये जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ये होगा ना, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद प्लस माइनस करेंगे तो हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फाइनल फिगर आएगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पहले मतलब जो भी साल का फाइनली प्रॉफिट या लॉस है, उसमें ये सब एडजस्टमेंट करेंगे, तब जाके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। हो गया? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ मैं सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विघ्नेश क्वेश्चन रीड करो ना जोर से। Profit of Philips Limited after appropriations was 2,50,000. This profit was arrived at after taking into consideration the following items: depreciation on fixed tangible assets, loss on sale of fixed tangible assets, goodwill, written off, provision for taxation transferred to general reserve, gain on sale of fixed tangible assets. Additional information: trade receivables, trade payables, inventory, income received in advance, outstanding expenses, prepaid expenses. ओके सो देखो हम लोग को क्या दिया है, द profit of Philips Limited after appropriation was 2,50,000. This profit was arrived at after taking into consideration the following items: depreciation 20,000, फिर उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स फर्नीचर 2,000, फिर गुडविल का है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स इंटैंजिबल एसेट्स है। फिर देखो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, 2017 इज प्रीवियस ईयर एंड 2018 इज करंट ईयर, ठीक है। अब इसमें ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं, ट्रेड पेएबल, बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री या स्टॉक करंट एसेट्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले इनकम मिल गई करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज करंट लायबिलिटी एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज करंट एसेट्स। अब तुम ही चेंज कर देख देख के मुझे बताते रहना कि तुम लोग क्या ऐड करोगे क्या लेस करोगे, ठीक है ना। एंड जो प्रॉफिट दिया है 2,50,000 का, देखो वो नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन है, उसमें टैक्स वगैरह कुछ अभी तक अप्रोप्रिएट नहीं किया, तो आप डालो इसमें नेट प्रॉफिट 2,50,000 जो है आफ्टर अप्रोप्रिएशन से मुझे बिफोर अप्रोप्रिएशन तक पहुंचना है। So write down net profit after appropriation. Net profit after appropriation. Net profit after appropriation कितने का है? 2,50,000. देखो जो टैक्स पे करते हो वो टैक्स भी तो प्रॉफिट कमाया है तभी तो पे किया है, और हम ये अज्यूम करेंगे, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो है ना, हम ये अज्यूम करेंगे कि जितना पे किया वो इसी साल का टैक्स था, इसी साल के प्रॉफिट में से था। डेप्रिसिएशन ऑन टैंजिबल एसेट्स 20,000। हाँ बोलो। अप्रोप्रिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, तो डेप्रिसिएशन को तो है ना प्रॉफिट में ऐड बैक होना पड़ेगा ना। देखो हमारा फॉर्मेट क्या होता है, नेट प्रॉफिट अभी तो आफ्टर अप्रोप्रिएशन है, इसको मैं कैलकुलेट करके सबसे पहले आऊंगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें नॉन कैश आइटम्स को मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त लेस किया था, लेकिन अभी मुझे तो ऐड बैक करना पड़ेगा ना। मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट add depreciation. Depreciation is non-cash item. Non-cash item से प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है, कैश फ्लो पे फर्क नहीं पड़ता।
इसलिए हम हमेशा नॉन कैश आइटम को ऐड करेंगे। तो ऐड मतलब एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए, इसलिए हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन को जो मैं ऐड करूंगी वो कितना ऐड होगा, 20,000। जो भी प्रॉफिट का फिगर होगा उसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट, हमेशा डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, उसको ऐड कर दो वापस से, नहीं तो तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स टैंजिबल एसेट फर्नीचर 2000। अभी ये लॉस हुआ था, ये जो लॉस हुआ था ये कोई कैश आइटम थोड़ी ना है, नुकसान हो गया। 30,000 का चीज मान लो 28 में बेच दिया, 2,000 नुकसान हो गया, तो न कैश इनफ्लो है न कैश आउटफ्लो है। तो ये जो 2,000 का आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इसको भी ऐड बैक करो, इससे कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुडविल रिटर्न ऑफ 9,000, जैसे कि हम डेप्रिसिएशन है टैंजिबल एसेट्स पे, वैसे ही गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब अमोर्टाइजेशन मतलब इनटैंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन, तो वो भी मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना, 9,000। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने कर लिया है। अब नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 35,000। हम ये मानते हैं कि ये जो प्रोविजन बना है, क्योंकि इस साल प्रॉफिट कमाया है तो इसी साल का प्रोविजन होगा, राइट। तो प्रॉफिट कमाया तभी तो प्रोविजन बनाया, तो ये आफ्टर अप्रोप्रिएशन में मुझे ये ऐड करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स, ताकि मुझे तो फाइनली यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए ना, और ये तो मैं प्रोविजन बना चुकी थी, तो इसमें ऐड करो 35,000 नेट प्रॉफिट दैट इज प्रोविजन। प्रोविजन जो भी बनाया है, अरे इसीलिए बनाया है क्योंकि मैंने कमाया था पैसा और मुझे वो बिफोर वाले फिगर पे पहुंचना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे डालना है। तो ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्स। Transfer to general reserve 17,500. Transfer to general reserve 17,500. ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर तभी तो करोगे ना जब तुमने कमाया होगा, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसको भी अपना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को भी ऐड करो ताकि इस साल का करेक्ट नेट प्रॉफिट मिले मुझे। तो ऐड करो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 17,500। गेन फिर क्या मिला हमको, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स टैंजिबल एसेट्स 8,000। अच्छा, कोई फिक्स टैंजिबल एसेट्स बेचे तुमने, तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स टैंजिबल एसेट्स ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे आएगा,
फिक्स टैंजिबल एसेट्स जो होता है वो तो आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, बराबर है, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया है? ये तीनों को ऐड करो तो 2,50,000 प्लस 35,000 प्लस 17,500 कितना मिल रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना मिल रहा है? 2,50,000 प्लस 35,000 प्लस 17,500 कितना मिल रहा है? 3,02,500. 302 लिखो, 302,500। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ से स्टार्ट करना है हमको, 302,500। ठीक है, इसमें ऐड किया हमने डेप्रिसिएशन, ऐड किया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स, ऐड किया गुडविल रिटर्न ऑफ। तो इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है? 20 प्लस 2 प्लस 9 इज 31,000। तो ये 31,000 ऐड करो 3,33,500। $3,33,500। ठीक है, अब जो ये मशीनरी बेची थी 8,000 में, उससे पैसा तो मिला था, राइट? लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से किया हुआ पैसा था? मशीन बेचा, उससे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मशीनरी 8,000। मेरा क्वेश्चन ये है कि 8,000 क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा है? यदि नहीं है तो हम उसको यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं ले सकते। एसेट्स में पैसा डालना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, तो जब वो ऑपरेटिंग है ही नहीं तो उसको यहाँ से लेस करना और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेके जाना। लेस करो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 8,000, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है इसलिए यहाँ से हटाओ इसको। तो अभी नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आता है वो देखो। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद हम ऐड करेंगे वो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी वाला ऐड लेस करेंगे, और फिर एंड में हम यही मानेंगे कि ये जो 35,000 टैक्स पे किया है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से किया है, फाइनली लेस करेंगे। सो ये लेस करके हमको कितना मिल रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस? फाइंड आउट। Net profit before working capital changes. Net profit before working capital changes. $3,25,500. 3,25,500.
करो, और लेस करो। अब तो फटाफट फिगर आउट करते जाओ। देखो सारे करंट लायबिलिटीज को पहले देख लेते हैं। चलो करंट लायबिलिटीज यहाँ पे क्या है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 45 से 55 हुआ है, ट्रेड पेबल ऐड हुआ है ना 45 से 55, तो करंट लायबिलिटी ऐड होती है तो उसको ऐड ही करते हैं। तो फटाफट ट्रेड पेबल ऐड हुआ है, उसको ऐड कर दो। कितना ऐड में जाएगा, 45 से 55 10। ठीक है, सारी करंट लायबिलिटीज को पहले कर लेते हैं, सीधा सीधा ही सोचना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 8 से निल हो गया, मतलब ये लेस हुआ है, तो सीधा सीधा लेस कर दो इसको। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 8 से ये 0 हो गया, तो सीधा सीधा 8000 लेस कर दो। ठीक है, तो ये 8000 का एक और हो गया। फिर उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6 और 3। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर का 6000 है और करंट ईयर का 3000 है। 6000 और 3000। ठीक है, तो 6 से 3, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेस हुए 3000 से। लेस हुए तो तुम भी लेस कर दो, क्योंकि डायरेक्ट हिसाब है करंट लायबिलिटीज में। तो लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3000 हो गया करंट लायबिलिटीज का सारा। अब करंट एसेट्स पे आ जाओ। करंट एसेट्स में उल्टा होता है, बढ़ता है तो लेस करना है, घटता है तो ऐड करना है। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल्स ऑल गुड्स करंट एसेट्स 50 से 62 हुआ, इसका मतलब 12000 से ये ऐड हुआ है। 12000 से ऐड हुआ है तो इसको लेस में चले जाओ। लेस होगा ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना, 12000। ठीक है, अब उसके बाद इन्वेंट्री 12 से हो गया 8, मतलब कि कम हुआ है 4000 से, लेस हुआ है 4000 से, ऐड में चले जाओ, क्योंकि करंट एसेट्स है तो उल्टा ही करना है। 4000 इन्वेंट्री। ठीक है, अब बचा करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ नहीं था उससे 5000 हुआ है, कुछ भी नहीं था, 0 से 5000 हुआ है, मतलब ऐड हुआ है। वो ऐड हुआ है तो लेस में चले जाओ, सिंपल है। 5000 प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो 10 और 4 14,000। अब 325,500 में 14,000 ऐड करो तो कितना मिलेगा, 339,500। अब उसमें ये सब लेस करना है, 8, 3, 12 और 5, 8, 3, 12 और 5, तो 28,000 लेस करना है। $3,11,500. 3,11,500। ये देखो, एक बार जब टेक्निक समझ में आ जाए ना, इस तरह से करना है, उसके बाद बैक टू बैक आप सम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगेन लॉस्ट ही है। लेकिन यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो तुमको मान के चलना है कि ये जो टैक्स तुमने पे किए, मतलब जो प्रोविजन बनाया था वही उतना ही टैक्स पे किया, और टैक्स तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम कोई भी जो भी बिजनेस कर रहे हो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण ही है। तो ये 3,11,500, उसके बाद तुम देखो कि 35,000 जो ये टैक्स की बात है, 35,000 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हम यही मानेंगे कि यही पे भी कर दिया,
तो इसमें से करो लेस, क्योंकि क्वेश्चन में पेड का अमाउंट अलग से तो दिया हुआ नहीं है, तो लिखो टैक्स पेड, और वो कितना है 35,000। आप मुझे ये लेस करके बताओ कि अमाउंट कितना आएगा। 311,500 लेस 35,000 कितना आएगा? वही आंसर होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आंसर कितना आ रहा है बताओ? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,76,500. 2,76,500। ये इसका आंसर होता है। समझ में आया आपको? यस हाँ। बस मेरे को नहीं समझा ये राइट साइड वाला जो आपने किया ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन और उसके नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स, वो नहीं समझा मेरे को वो पार्ट। ये वाला, अच्छा मैं समझ गई, ये वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन। देखो पॉइंट इतना सा है, तुम चाहे P&L में डालो, चाहे तुम टैक्स पे करो, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओ, चाहे तुम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। देखो मेरे पास यदि पैसा होगा तो ही मैं गरीबों में बांट सकती हूँ, मेरे पास होगा ही नहीं तो मैं क्या बांटूं? तो मैंने चाहे प्रोविजन ऑफ टैक्स बनाया, चाहे मैंने ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में, ये सब मेरे प्रॉफिट का ही हिस्सा था ना। तो अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन 2,50,000 इसने क्वेश्चन में दिया है। मुझे सम स्टार्ट करने के लिए मुझे तो पहुंचना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। तो जो टैक्स का मैंने प्रोविजन बनाया वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन तभी तो बनाऊंगी टैक्स पे करने का जब मैंने कमाया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। मैंने जनरल रिजर्व में 17,500 ट्रांसफर किया, तो वो मैंने इस साल कमाया तभी तो मैं ट्रांसफर कर पाई। यदि लॉस करती तो जनरल रिजर्व में कहाँ से ट्रांसफर करती? तो आखिरकार तो ये मेरा कमाया हुआ प्रॉफिट है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी मुझे 17,500 ऐड करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 302,500 302,500 ये सब ऐड करके ही तो मुझे बिफोर टैक्स, कोई P&L में ट्रांसफर किया होता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होता है, कोई प्रोविजन बनाया, ये सब मेरे प्रॉफिट का ही तो काम है। करेक्ट है? हाँ मिस, तो फिर आपने ये गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स क्यों नहीं ऐड किया? वो भी तो आपके प्रॉफिट का पार्ट है। क्या चीज? टैंजिबल एसेट? एक हाँ, जो उसने सेल किया, जो आपको प्रॉफिट मिला है बेचने का टैंजिबल एसेट। एक्टिविटी नहीं है। सेल ऑफ टैंजिबल एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, और मेरे को सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी